अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूनानी मेडिको। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम शरीरियात व उसूल इलाज के यूनानी पोर्शन के बारे में बात कर रहे थे और आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के सारे नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे दो टॉपिक्स बचे थे, अलामत औराम और अलामत तफर्रुक इत्तिसाल। सो लेट्स सी व्हाट इज़ अलामत औराम। तो औराम किसे कहते हैं? औराम क्या है? वर्म की जमा है। वर्म का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। तो अब हमारी बॉडी में जब भी कोई स्वेलिंग होती है तो उसकी जो इंडिकेशंस होती हैं उसे हम अलामत औराम कहते हैं। और ये औराम दो तरीके के होते हैं, औराम ज़ाहिरा और औराम बातिना। जो औराम ज़ाहिरा होते हैं वो एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन होती है और जो औराम बातिना होती हैं वो क्या है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसे कहते हैं। अब जो औराम ज़ाहिरा होती है उसे हम देख कर पता लगा सकते हैं क्योंकि वो हमारी एक्सटर्नल बॉडी पर होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो होता है इसमें बुखार लाजमी तौर पर होगा, ठीक है, बोझ महसूस होगा। जहाँ भी कोई भी चीज़ यानी खिलते हार की वजह से होती है वहाँ पर बोझ महसूस होता ही होता है, ठीक है। और क्या होगा? इसके दो कंडीशंस होती हैं, या तो उज़ू क्या होगा? बाहिस होगा या बेहिस होगा, ठीक है। अगर मतलब जिसमें हिस शामिल हो, बाहिस होता है तो उसमें दर्द भी होगा और बुखार भी होगा, और अगर बेहिस होगा तो उसमें दर्द महसूस नहीं होगा और उसके फेल भी ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। फिर हम बात करें अलामत औराम बारिदा की, यानी वो वर्म जो कि एक्सटर्नली तो होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? हमारी बारिद खिल की वजह से होता है। बारिद खिल कौन सी होती है? हमारी खिलते बलगमी और खिलते सौदावी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें बुखार और दर्द लाजमी तौर पर नहीं पाया जाता है लेकिन बोझ और ग्रानी महसूस हो सकती है। और इसमें की भी दो कंडीशंस होती हैं। अगर इन वर्मों में नरमी और लीनियत होती है, बलगमी खिल्त की वजह से होती है, और अगर इसमें क्या होती है? सख्ती पाई जाती है, तो ये वर्म कौन से होते हैं? सौदावी वर्म में सौदावी की अलामत पाई जाती है। तो ये बहुत मेन डिफ्रेंसिएशन फैक्टर है दो वर्म बारिद के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का, ठीक है। अब जितने भी किस्म के वर्म होते हैं उसमें क्या होता है? वो किसी मादे की वजह से पैदा होते हैं, ठीक है, और उसमें दर्द और बुखार की शिद्दत पाई जाती है। फिर जब ये मादे कुछ पुराने होने लगते हैं तो इसमें पीप पड़ने लगता है। जब इसमें पीप पड़ जाता है तो जो दर्द होता है वर्म में वो क्या हो जाता है? खारिश की शक्ल में बदल जाता है, ठीक है। तो उस जगह पर खुजली ज़्यादा होने लगती है और दर्द कम होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब ये मादा इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि वो वर्म फटने लगता है। जैसे कि आपने पिंपल्स में देखा होगा कि पहले वो पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक टाइम आता है उसके बाद वो फटकर उसमें से खून और पीप खारिज होने लगता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इन्फिजारे वर्म, जहाँ पर क्या होता है? वर्म फट जाता है। अब ये दो तरीके के होते हैं, इन्फिजारे महमूदा और इन्फिजारे गैर महमूदा, ठीक है। इन्फिजारे महमूदा क्या होता है? जिसमें कोई भी वर्म फटता है और वो बदन से खारिज हो जाता है, यानी हमारे उज़्वे रईस को इफ़ेक्ट नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्फिजारे महमूदा। और इन्फिजारे गैर महमूदा क्या होता है? जो जब कोई वर्म होता है और वह हमारे उज़्वे रईस की तरफ बढ़ने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फिजारे गैर महमूदा। और महमूदा में क्या होता है कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, यानी जो बिगड़े हुए फेल थे, जो भी फंक्शंस ख़राब हुए थे वो भी ठीक हो जाते हैं, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंतकाले वर्म। इंतकाले वर्म क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो मादा होता है वो दूसरे उज़्व की तरफ जब मुंतकिल होता है तो जब वो उज़्वे रईस की तरफ ना जाकर बदन से खारिज हो जाता है तो वो सारे जितनी भी टॉक्सिसिटी थी वो बाहर चली जाती है। लेकिन अगर वो फिर से किसी उज़्वे रईस में जमा हो जाएगा तो फिर वो नई बीमारी की तरफ जाता है। तो उसके कुछ स्टेजेस हो गए, जैसे इंतकाले वर्म, इन्फिजारे वर्म, मादे का मिलान, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं औराम बातिना की। औराम बातिना क्या कहते हैं? जिसे जो हमारी इंटरनल स्वेलिंग्स होती हैं उन्हें हम औराम बातिना कहते हैं। अब ये जो होता है ये इंतकाले वर्म के बाद जब नीचे की तरफ इसके मादे खारिज होते हैं तो क्या होता है? पैरों में तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर इसका मादा ऊपर की तरफ खारिज होगा तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? दर्द सर होगा, बोझ महसूस होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मान लीजिए किसी दर्द सर का मवाद है, ठीक है, वो खारिज होकर कहाँ चला गया? हमारे मेनिंजेस की तरफ चला गया या दिमाग की तरफ चला गया तो वो मेनिंजाइटिस कॉज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये वर्म ज़ाहिरा से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और अगर ऐसी सूरत में आपको एपिस्टैक्सिस हो जाता है, यानी जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो आपके नोज़ ब्लीडिंग के थ्रू बाहर चले जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? हमारे ऊपर के सारे अमराज से उस वर्म से बचा लेता है। तो ये चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं।
तो अब बात करते हैं अलामत तफर्रुक इत्तिसाल की। तो तफर्रुक इत्तिसाल क्या होता है? तफर्रुक क्या है? फ़र्क लफ्ज़ से बना हुआ है जिसमें किसी तरीके का फ़र्क आ जाए, और इत्तिसाल कहते हैं हमारी कंटिन्यूटी को। तो हमारी बॉडी में जब कहीं भी कंटिन्यूटी में कोई फ़र्क आ जाता है, कोई तफर्रुक लाहक हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तफर्रुक इत्तिसाल, और इनकी इंडिकेशंस को हम क्या कहेंगे? अलामत तफर्रुक इत्तिसाल। तो मान लीजिए कोई भी हमारी बॉडी में एक सिंपल कट लगता है, तो उससे हमें क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट जो अलामत है तफर्रुक इत्तिसाल की, वो है दर्द। अब दर्द को यूनानी मेडिसिन में माहियतुल अमराज में जब आप पढ़ेंगे तो जालिनूस ने इसकी 14 किस्में बताई हैं। तो इसमें से कुछ किस्में जैसे कि वजह साक़िब, वजह नाक़िस, वजह अक्काल, तो ये उस तरीके के दर्द हैं जो तफर्रुक इत्तिसाल में लाहक होते हैं। और दर्द के साथ क्या होता है, अगर तफर्रुक इत्तिसाल के बाद जब वर्म पैदा हो जाता है तो उसमें क्या होगा? बुखार पैदा होगा, क्योंकि वर्म की सबसे इम्पॉर्टेंट अलामत क्या है? बुखार है। ठीक है, तो अगर दर्द के साथ बुखार लाहक हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि तफर्रुक इत्तिसाल अब किस में तब्दील हो गया है? वर्म में तब्दील हो गया। उसके बाद दूसरी जो अलामत होती है वो होती है मादे का सीलान। तो जब भी कोई भी वर्म पैदा होता है तो वो किसी खिल्त की वजह से होता है। अगर तफर्रुक इत्तिसाल भी किसी खिल्त की वजह से हुआ है तो उसमें क्या होगा? मादे का सीलान होगा, यानी आपके बॉडी से कोई ना कोई मैटर खारिज होंगे। जैसे आज़ाए तनफ़ुस के कोई तफर्रुक इत्तिसाल होता है, यानी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कोई तफर्रुक इत्तिसाल होगा तो क्या होगा? मुंह से खून खारिज होगा, हमारी हेमोप्टिसिस होगी या फिर एपिस्टैक्सिस होंगी। तो इन अलामतों से आप पता लगा सकते हैं कि कोई ना कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में तफर्रुक इत्तिसाल लाहक हो गया है। ठीक है, अब अगर हमारे एक्सक्रीटरी में अगर होगा तो यूरिटर्स के थ्रू या पेशाब में खून दिखेगा या बर्निंग मिक्सचरेशन दिखेगी, तो हम इन अलामतों से पता लगा सकते हैं कि ये तफर्रुक इत्तिसाल की अलामतें हैं। नेक्स्ट हमारी ये होती है कि आज़ा का अपनी जगह से पूरे तौर पर या थोड़े तौर पर उखड़ जाना। जब भी किसी ऑर्गन में डिसलोकेशन होता है, मान लीजिए हेपाटोमेगाली के केस में जब लिवर का साइज़ बढ़ जाता है तो अब वो क्या करेगा? आसपास के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, जिससे उनके फंक्शंस पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डिसलोकेशन की वजह से जो दर्द पैदा होता है, जो अफ़ाल में ख़राबी पैदा होती हैं, उसको वो भी क्या होगी? हमें अलामत मिलेगी कि तफर्रुक इत्तिसाल की वजह से हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑर्गन्स में छेद तक हो जाता है इन डिसलोकेशन की वजह से। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि जिन मजारी से फुजला खारिज हो रहे हैं तबई तौर पर उन मजारी से फुजला खारिज ना हो। अब इस केस में तफर्रुक इत्तिसाल कैसे होता है कि मान लीजिए यूरिटर्स, ठीक है, यूरिटर्स के थ्रू जैसे आपका यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, अब वहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यूरिन कहीं बीच में ही फंसा हुआ है। अब मान लीजिए यूरिटर्स में किसी तरीके की ओपनिंग हो जाती है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या उसकी वजह से यूरिन क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है, या फिर किसी ओपनिंग की वजह से पेरिटोनियम में भी कभी कभी यूरिन एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इस कंडीशन से हमें पता चल सकता है कि कहीं ना कहीं तफर्रुक इत्तिसाल है, जो तबई तौर पर उसके फुजला खारिज नहीं हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई ओपनिंग हो गई। तो इससे भी तफर्रुक इत्तिसाल का हमें पता चल सकता है, जैसे कि एसाइटिस के केस में होता है, जैसे पेरिटोनियम में एसाइटिक फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कंडीशन होती है कभी कभी तफर्रुक इत्तिसाल ज़ाहिर नहीं होता है, मतलब छुपा हुआ होता है, इसकी अलामतों से नहीं पता चलता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे दर्द है लेकिन क्या है? आज़ा है बेहिस है, उसमें नर्व सप्लाई नहीं है, तो उसकी वजह से हमें क्या होगा कि तफर्रुक इत्तिसाल पता ही नहीं चलेगा। कभी क्या होगा? जो उज़ू में कोई रुतूबत ही ना हो, जब कोई रुतूबत ही नहीं होगी तो तफर्रुक इत्तिसाल का पता नहीं चलेगा। या फिर आसपास की पूरी जगह जो हो वो खुद तफर्रुक इत्तिसाल के बाद अपनी जगह से हट गई और उसकी वजह की ख़राबी हो गई हो, तो इसकी वजह से उज़ू के किसी दूसरे उज़ू पर इस किस्म का सहारा ना हो कि दूसरे उज़ू के इनखिला से वो अपनी डिसलोकेशन को पता लगे। तो इस तरीके से कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे डिपेंडेंट ही ना हो कि उसके डिसलोकेशन का हमें पता चल सके कि इसमें कोई हेपाटोमेगाली हुई है या कोई इसमें एट्रोफी हुई है। ठीक है, तो पहला तो हमारा है कि वज़ू ही बेहिस होगा, दूसरा है कि उसमें कोई रुतूबत नहीं होगी, तीसरा है कि उसके आसपास कोई ऐसे आज़ा नहीं होंगे, तो हमें तफर्रुक इत्तिसाल की अलामतें नहीं मिलेंगी। उसके बाद हमारी आती है कंडीशन कि वज़ू क्या होता है? जो जब वर्म तफर्रुक इत्तिसाल में पड़ते हैं वो अज़बी आज़ा में पैदा होते हैं। ठीक है, अज़बी आज़ा यानी वो मस्कुलर ओरिजिन के होते हैं, तो उनमें जो अलामतें आती हैं वो बहुत शदीद आती हैं। ठीक है, उनमें दर्द बहुत ज़्यादा होगा, उसमें लर्ज़ा या कपकपी हो सकती है। ठीक है, आपके पास सीजर्स आ सकते हैं, कन्वर्जन्स आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर? जो कि बहुत मस्कुलर ओरिजिन के ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके आर्म्स हो गए, आपके लेग्स हो गए। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन आपकी ये होती है कि जो तफर्रुक
इत्तिसाल है वो किसी तरीके के जॉइंट में यानी जोड़ों में, जब जोड़ों में तफर्रुक इत्तिसाल होता है तो आसानी से ठीक नहीं होता क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली मूवमेंट्स होने लगती हैं। तो वही जालिनूस ने कहा है कि करहाए फेफड़ा यानी अगर लंग्स में किसी तरीके का आपका अल्सर हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता क्योंकि आपकी वहाँ पर कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग हो रही होती है, लंग्स के ऊपर कंटिन्यूटी रहती है मूवमेंट की, ब्रीदिंग मूवमेंट्स की। इसलिए तनफ़ुस के करहा में यानी फेफड़े के करहा आसानी से ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ये कुछ अलामतें थी तफर्रुक इत्तिसाल और आराम की। तो यहाँ पर आपका टर्म 1 का यूनानी पोर्शन भी कंप्लीट होता है और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपका मॉडर्न पोर्शन भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। अगर आप सिर्फ नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाएंगे। So thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe the channel.